नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश में पहले सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, क्या तरीका हमारा होना है और किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है। क्योंकि अक्सर बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यही दिक्कत जाता है कि इंग्लिश को सर प्रिपेयर कैसे करें, इंग्लिश की हमारी तैयारी सर कैसे हो, मतलब कि हमारा अच्छे मार्क्स आ सकें। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज एज टू हाउ वी शुड प्रिपेयर इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फॉर प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कि हाउ यू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपको पहले तो क्या मतलब कैसे अप्रोच करना है, ये हमें डाउट आता है कि हाउ टू अप्रोच इंग्लिश, हाउ विल अप्रोच इंग्लिश, इंग्लिश में क्या अप्रोच रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जब भी अप्रोच की बात करें तो अप्रोच में हमें 5 सवाल हमारे माइंड में आते हैं, 5 क्वेश्चंस, कि कहाँ से सर शुरू करें, किससे कैसे शुरू करें, क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, क्या समय हम लोग एलोकेट करें, बांटें हर एक सेक्शन को एवरीडे, और क्या गलतियां हैं, क्या भ्रम हैं जिनको हमें दूर रखना है अपने, मतलब क्या गलतियां हमें नहीं करनी। तो लेट अस सी। तो हमें ये 3 पोर्शन कवर करने इंग्लिश में। वी हैव टू कवर दीज 3 पोर्शंस इन इंग्लिश: ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग। ये तीनों हमें सेक्शन कवर करने पड़ेंगे, तभी हमारा इंग्लिश परफेक्ट हो पाएगा अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है। तो इन तीनों सेक्शंस को हमें फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तीनों सेक्शन अलग अलग हैं, यहाँ पर ग्रामर चाहे वोकेबलरी चाहे रीडिंग, ये तीनों आपस में क्या इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आप ग्रामर में सुधार लाओगे तो वो आपको रीडिंग स्किल्स में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जैसे ग्रामर में आपको ट्रांसलेशन करना आता है, ग्रामर के सेंटेंसेस समझने में आते हैं, तो आप आराम से रीडिंग करते वक्त आपको दिक्कतें कम हो जाएंगी। फिर ग्रामर क्या करेगा? आपको वोकेबलरी की पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ड के यूजेज में हेल्प करता है। वोकेबलरी क्या करता है? आपको रीडिंग में हेल्प करता है। वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है तो आपका रीडिंग में दिक्कत नहीं जाएगा, फ्लुएंटली रीडिंग आप कर पाएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये 3 सेक्शन हमें कवर करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कहाँ से शुरू करें और कैसे पढ़ना शुरू करें इंग्लिश, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पहले तो एक बेसिक की कोई ग्रामर किताब होना ज़रूरी है। चाहे आपकी यूपी बोर्ड की न्यू लैटिन जनरल इंग्लिश आपके पास हो, चाहे रेनिन मार्टिन हो, चाहे कोई भी बुक हो, एक आपके पास बेसिक किताब होनी ज़रूरी है। उसके बाद इन किताबों को पढ़ने का तरीका क्या हो। किताबें तो मार्केट में बहुत सारी हैं, बुक्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, और बुक से ही अगर पढ़ ले जाता तो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। मेरा साथ अगर आप देंगे तो आसानी से इंग्लिश अपना देखेंगे कि बहुत बढ़िया होती चली जाएगी, बस टाइम देना जरूरी है। अब पढ़ते वक्त कभी भी रूल्स को रटे नहीं, हमेशा लॉजिक को फॉलो करें। मतलब कभी भी इंग्लिश ग्रामर को लाइक अ नॉवेल नहीं पढ़ना है कि नॉवेल पढ़ी, जैसे ओपन किया और लेट किया और ऐसे जो है रेस्ट करके पढ़ लें, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। हमेशा इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ना है, मतलब अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे आपको मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको पढ़ना है। हमेशा साथ में एक पेंसिल या पेन होना चाहिए अंडरलाइन करने के लिए, पर्पस में, अंडरलाइनिंग के पर्पस के लिए। तो ये इस तरीके से आपको ग्रामर को मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे पढ़ना है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप कैसे तैयारी करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला एक बना लेते हैं, उस फॉर्मूले के ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। वैसे इंग्लिश में करना है, थ्योरी नहीं देखना है। इंग्लिश में थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बोरियत भी लाएगी और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ एक थ्योरी मैंने लिखी है, कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है जब हम उसको एज अ कलेक्शन बात करते हैं, प्लूरल वर्ब लेता है जब हम इंडिविजुअल्स के सेंस में बात करते हैं। तो ये थ्योरी हो गई जो एग्जाम के हिसाब से अनइम्पॉर्टेंट है। आपको इस थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं पढ़ना है, आपको कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ वीबी यानी वर्ब सिंगुलर
पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा, सिंगुलर, जब हम उसको एज अ यूनिट लेते हैं, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल, जब हम उसको इंडिविजुअल्स के सेंस में लेते हैं, ठीक है। अभी चिंता नहीं करिएगा कि सर अभी तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे रहेगा हमारी क्लासेस का, कि हम लोग मैथमेटिक का एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना लेंगे। मतलब करेक्टिव नाउन का जो रूल है कि वर्ब सिंगुलर आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर आता है, इसको हम लोग ने एक मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर में बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एग्जाम्पल्स फॉलो करेंगे और 4-5 एग्जाम्पल्स हम लोग फॉलो करेंगे और उनमें अंडरलाइन सर्कल करेंगे। जैसे हमारा कमेटी कलेक्टिव नाउन होता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ज्यूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसी होती है, सिंगुलर होती है, जब भी हम इसको एज ए यूनिट मानते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे, इस प्रकार से रूल्स को पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर डिवीजन की बात कर रहे हैं, अलगाव की बात कर रहे हैं, यानी जैसे सेपरेशन दिखा रहे हैं, वहाँ पर कलेक्टिव नाउन से यूनिट को नहीं इंडिविजुअल्स को डिनोट करें, तब वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे कमेटी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड से पता चल रहा है यहाँ पर हम लोग एज ए यूनिट नहीं एज इंडिविजुअल्स बात करें। द ज्यूरी वर डिवाइडेड, यहाँ ज्यूरी से हमें पता चल रहा है, डिवाइडेड से पता चल रहा है कि ज्यूरी एज यूनिट नहीं एज इंडिविजुअल्स बात करें, इसलिए वर्ब प्लूरल आ रहा है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आ रहा है। अभी रूल्स को समझने पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू रूल्स, और मैं इसको डिटेल में अभी इसलिए नहीं बता रहा इन रूल्स को क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी बस एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग की क्लासेस कंडक्ट होने वाली, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर क्या होता है, फनी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अगर आप किसी रूल को याद नहीं कर पा रहे। जैसे मैं बोलूँगा एक रूल होता है, इफ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म, इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस V1, और ये अनरियल सेंटेंस को दिखाने के लिए, इमेजिनरी को दिखाने के लिए होता है, इमेजिनरी या अनरियल को दिखाने के लिए यूज होता है। अब हमें इस रूल को रटना है, तो कैसे रटेंगे। अब मतलब ये बेबुनियादी बातों के लिए ये रूल फॉलो करते हैं हम लोग कि अगर मेरे सीने में 2 दिल होते तो मैं दोनों दिल देता तुम्हें तोड़ने को। ये आपने गाना सुना होगा, मैं गाना इतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ। तो अगर इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। फनी एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 हार्ट्स इन माई चेस्ट, अगर मेरे सीने में 2 दिल होते, यानी हैड, यहाँ इफ में केवल हैड सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। आई वुड गिव, यानी वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो इस फनी एग्जाम्पल से हमने इस रूल को याद कर लिया। देखो अब ये फनी एग्जाम्पल वाला जो है ना, ये आप खुद से नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको चिंता ना करना, मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिसमें फनी एग्जाम्पल से तो मैं रूल्स याद कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपको करने की कोशिश करनी है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मेरी क्लासेस अटेंड करते रहो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आराम से एग्जामिनेशन में हेल्प होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कोई किताब, अब जैसे हमने क्या होता है भाई, रूल्स तो पढ़ लिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए। हमने नाउन पढ़ा, नाउन पे 100 क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके लिए क्या है, कोई आपके पास किताब होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ईजी किताब है, हिंदी में भी लिखा गया है और काफ़ी समझ में आएगा आपको इसमें, तो इनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब जब चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लोगे तो ओवरऑल करना, पहले तो चैप्टर वाइज करने हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, इनके ऊपर क्वेश्चंस करने, बट एग्जाम में पता है मिक्स्ड फॉर्म में आएगा, फिर ओवरऑल एरर्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अप्रोच करना है ग्रामर के रिगार्डिंग। अब इसमें हमारा कुछ मिथ्स एंड मिस्टेक्स हैं, कुछ हमारे भ्रम हैं और कुछ गलतियां हैं। कि पहली चीज ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो ग्रामर रिक्वायर्ड है। अगर आपको जो है अपना एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में सीधा 70 क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर होते हैं मेंस में, क्लियर है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर। 5 नंबर की पूछी जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं बैंक के एग्जाम में ग्रामर का कोई महत्व नहीं है, नो नीड टू स्टडी ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम। 5 नंबर की आती है, नहीं, एसएससी में तो 5 की आती ही नहीं है, 70 की आती है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैंक में भी क्या है, प्री में पूछी जाती है, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्किल में बहुत हेल्प करेगी ग्रामर, तो इसलिए ग्रामर आपको पढ़ना जरूरी है डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी। और प्री में 7, कभी कभार 5 क्या होता है, कभी कभार 10 नंबर की भी पूछ ली जाती है। मेंस में होता है कि 5-7 नंबर की, और 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर कम नहीं होते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन है, एक एक नंबर की फाइट है, समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है। फिर नो नीड टू फोकस ऑन ईच चैप्टर। ये अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर नाउन ना पढ़ें, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाए। नहीं बेटा, पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका, अगर बेस नहीं बनाओगे तो कैसे होगा इनको काम चलेगा। तो ग्रामर में आपको एक एक चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर एंड्स विद पार्ट ऑफ स्पीच, नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा कॉम्पोजिशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, उसके बाद आपका एनालिसिस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स में भी हेल्प करता है, और बैंक में कभी कभी एडवांस ग्रामर पे क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पोजिशन से आधारित होते हैं। फिर एसएससी में यू कैन गेट गुड मार्क्स, नहीं, विदाउट नोइंग ग्रामर, ग्रामर जाने बगैर तो अच्छे मार्क्स एसएससी में आ ही नहीं सकते। जितने भी स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, सब में ग्रामर का बहुत ज़्यादा बच्चों महत्व रहता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज याद रखो, जो टॉपिक्स हम लोग ग्रामर क्वेश्चन में कवर करेंगे, इनमें टॉपिक्स में मैं आपको बेसिक ग्रामर भी बताऊंगा और इनमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन। वॉइस और नरेशन खैर केवल एसएससी में पूछा जाता है, बाकी मैं कॉमन भी आपको इसमें मैंने सब ओवरऑल बता दिए जो एग्जाम में आता है। वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, सुपरफ्लस, कॉम्पोजिशन। इनमें पहले मैं आपको सब में अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस कराऊंगा सब टॉपिक में, और फिर उसके बाद क्या ओवरऑल प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो समझ लो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे दिए बहुत बेहतरीन तैयारी हो। तैयारी तो बहुत यूट्यूब पे करा रहे हैं, फ्री में भी करा रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, कुछ एक टॉपिक उठा लिया, कुछ एक चीज पढ़ा दी, आधे से पढ़ा दिया, 20 से काट दिया। मेरे साथ ये नहीं होगा, मैं आपको सब चीज में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस यही एक कंडीशन है, मेरे साथ जुड़े रहना है, इन लाइव क्लासेस को अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं कि पैसा कमाना या वो, मेरा ये है बच्चों कि आप लोग का मतलब क्या फ़ायदा होना चाहिए, नॉलेज आपको प्राप्त होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने यहाँ नेक्स्ट क्या बताने जा रहे हैं कि वोकेबलरी में कैसे तैयारी रहेगी हमारी। हाउ टू स्टडी वोकेबलरी फॉर दीज एग्जामिनेशंस। तो वोकेबलरी जैसे हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम वर्ड्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हमें, मतलब पढ़ते तो हैं बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन मेमोरी में रखने की बहुत दिक्कत जाती है हमें। तो कैसे हमें वोकेबलरी पढ़ना है कि हमारी मेमोरी में ये बिल्कुल बैठ जाए। हाउ वी शुड स्टडी वोकेबलरी फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखो सबसे बेस्ट वे है वोकेबलरी को याद करने का, वो है रूट वर्ड मेथड। कौन सा मेथड? रूट वर्ड मेथड। ये रूट क्या होता है, अगर आपने किसी चीज की जड़ तक पहुंच गए तो समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। पेड़ देखते हैं अपनी जड़ों पे खड़ा है, वैसे ये जो वर्ड्स बने हैं ये एक जड़ यानी रूट से बने हैं। अगर वो रूट आपने जान लिया तो सारी ब्रांचेज अपने आप ही समझ में आने लगेंगी, सारे लीव्स अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, जैसे आप लोग ने
सुना है बच्चों, एक्वा। एक्वा किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? वाटर के लिए, पानी के लिए। तो एक्वा से बनने वाले वर्ड आसानी से याद हो जाते हैं, जैसे एक्वा गार्ड, एक्वेरियम, एक्वेटिक, क्योंकि एक्वा किसके लिए स्टैंड करता है? वाटर के लिए। यानी अगर आपने एक्वा रूट रट लिया तो इससे बनने वाले वर्ड्स को याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो उसी प्रकार से आपको रूट्स रट लेने, जैसे बेने, बेने मतलब होता है अच्छा। तो अगर आपने ये बेने अच्छा रूट याद कर लिया तो बेनिफैक्टर अपने आप ही याद हो जाएगा, बिनाइन अपने आप ही याद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बेनिफिशिएंट है वो अपने आप ही याद हो जाएगा, बेनेडिक्शन भी याद हो जाएगा, बेनिवोलेंट भी और बेनिफिशियरी भी। क्लियर है? तो मैं आपको अब ये तरीका बताऊंगा कैसे इनको हमें याद करना है। तो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, गिव मी अ सेकेंड। तो जैसे बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि रूट से हम लोग वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे एक्वा पानी, वाटर। तो उसी प्रकार से बेने मतलब अच्छा के लिए, वेल के लिए। तो इससे बनने वाले वर्ड्स हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो जब भी मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको रूट वर्ड मेथड से पढ़ाऊंगा, तो जिससे वर्ड्स को याद करना बच्चों आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चिंता ना करिए कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, जब आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि एक रूट से कैसे अनेक वर्ड बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स का ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे सेरीन है, तो सेरीन मतलब शांत, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स का एक ग्रुप बना लीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स जो होते हैं वो शांति से रिलेटेड है, जैसे काम, अनडिस्टर्ब्ड, कंफर्टेबल, ट्रैंक्विल, क्वाइट, पीसफुल, एमिकेबल, सिडेट, सोलेम, स्टेबल, प्लेसिड, अनएजिटेटेड। तो ग्रुप बना लीजिए वर्ड्स का, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो मैं आप जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनवाऊंगा, उससे आपको वोकेबलरी याद करना बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा तीसरा तरीका है, तो जैसे तीसरे तरीके में मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद कर सकते हैं वर्ड्स को आसानी से। देखिए, वर्ड की हमेशा कॉनोटेशन जानने की कोशिश करनी है कि क्या संकेत कर रहा है वर्ड, पॉजिटिव संकेत कर रहा है कि नेगेटिव संकेत कर रहा है कि न्यूट्रल टोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए बॉस है, बहुत ज्यादा अपना हुक्म चलाता है बॉस, तो बॉस कैसा नेचर का है? डोमिनेटिंग नेचर का है, यानी डोमिनेटिंग एक तरह से नेगेटिव टोन में यूज होगा। बॉस है, डोमिनेट करता है, तो डोमिनेटिंग नेगेटिव टोन। यहीं पर अगर हम बात करेंगे एसर्टिव, अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो आप एसर्टिव हैं, यानी यहां पर ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज होगा। ये बच्चों आपको कैसे हेल्प करेगा? फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा कि अगर आपने टोन पहचान ली कि क्या टोन है वर्ड्स की, तो ये आपको हेल्प करेगा ब्लैंक्स को फिल करने में कि नेगेटिव टोन वाला वर्ड फिल करना है कि पॉजिटिव टोन वाला। और फोर्सफुल जो होता है ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, इसीलिए इसके लिए बोलते हैं नो कॉनोटेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कॉनोटेशन जानने की जरूरत है वर्ड्स की। जैसे अगर आपका मान लो नेबर है,
बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पोक करता है, नेबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोक करता है, तो वो नेबर किस तरह का नेबर होगा? नोजी की इंटरेस्टेड, हर चीज में नाक अड़ाता है, मतलब अपना टांग अड़ाता है, तो क्या है? नोजी किस्म का इंसान है, यानी टांग अड़ाने वाला, नेगेटिव कॉनोटेशन। लेकिन यहीं पर अगर आप इंग्लिश में जानने के इच्छुक होते हो, इंग्लिश जानना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में क्या होते हो? नोजी होते हो कि इंटरेस्टेड होते हो? इंटरेस्टेड होते हो। क्वेश्चनिंग दोनों तरीके से, जैसे आपका मान लो पापा होते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो आपसे क्या करते हैं? क्वेश्चनिंग करते हैं कि कहाँ गए थे, इतनी रात में लेट से क्यों लौट रहे हो। तो ये क्वेश्चनिंग एक पॉजिटिव भी है। लेकिन यहीं पर अगर पड़ोस वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो वो नेगेटिव टोन में भी जा सकता है। या अगर आप इंग्लिश में हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो और जानना चाह रहे हो अच्छे से, तो क्वेश्चनिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई बार बच्चे सिली डाउट्स भी पूछते हैं, एक्स्ट्रा जो जरूरत नहीं होता है वो भी, नासा वाली पढ़ाई करने लग जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चनिंग हो जाएगा। यानी क्वेश्चनिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो सकता है। नोजी केवल नेगेटिव में यूज होगा, इंटरेस्टेड पॉजिटिव में यूज होगा। तो ये कॉनोटेशन जानने से फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत हेल्प होता है। अब नेक्स्ट देखो, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। सेंटेंस जैसे एलाई, एक वर्ड होता है एलाई, एलाई मतलब होता है दोस्त। अब अगर हम लोग एलाई को ऐसे याद करें तो भूल जाएंगे, लेकिन महाभारत के एग्जाम्पल से रिलेट करें, करण वॉज एलाई ऑफ दुर्योधन इन महाभारत। करण जो था दुर्योधन का मित्र था महाभारत में, तो अब याद रहेगा एलाई मतलब होता है मित्र। समटाइम्स एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब आपदा, इज वॉट यू नीड टू फेस इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल। मतलब जीवन में जितनी आपदा आएगी, जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ये आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी। धोनी सेरेंडिपिटी, धोनी हार्डवर्किंग है नो डाउट, महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन साथ ही साथ उनका लक फैक्टर भी था जो 2007 में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लाए। जोगिंदर शर्मा को लास्ट में बॉल दे दी, कमाल दिखा दिया। तो सेरेंडिपिटी मतलब होता है किस्मत, नसीबी। प्रीफिक्स जानने की कोशिश करो, तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स बना के याद कर सकते हो वर्ड्स को। प्रीफिक्स जैसे मिस, मिस हमेशा रॉन्ग के लिए होता है, तो जहां पर भी मिस दिखे तो गलत के लिए होगा। मिसडीड, बुरे कर्म, गलत कर्म। मिसलीड, गलत जगह जाना। मिसजज, गलत जज करना। तो ये प्रीफिक्स जानने की कोशिश करो, बहुत हेल्प करेगा वर्ड्स को याद करने में। प्रीफिक्स मतलब पहले अटैच्ड होता है, प्री मतलब पहले, सुफिक्स मतलब होता है बाद में, फिक्स मतलब अटैच करना, मतलब जोड़ना। तो पहले जुड़ेगा, डीड के पहले जोड़ दिया प्रीफिक्स, किसी वर्ड के बाद जोड़ा सुफिक्स या सफिक्स भी बोलते हैं। ER या AR से जो वर्ड एंड हो रहे हैं नाउन होंगे, जैसे पेंटर, बेकर, बेगर। तो ये आपको हेल्प करेगा पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने में। सफिक्स। पार्ट ऑफ स्पीच जानो, कैसे जानो? सेंटेंस में पहचानो। जैसे ऑनेस्टी होता है, ये नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट होता है मैन को डिस्क्राइब करा तो एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टली क्या होता है? LY से एंड हो रहा है, एडवर्ब होता है। अब ये क्या करना चाहिए आपको, जब भी कोई वर्ड का नोट बना रहे हो तो उसके साइड में पार्ट ऑफ स्पीच लिखते चलो। इससे क्या होता है, वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड के सारे मीनिंग जानने की कोशिश करो। जैसे डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब डिजायर फॉर समथिंग, ग्रेट नीड फॉर समथिंग। जैसे आप डेस्परेट टू स्टडी, डेस्परेट टू ईट चॉकलेट्स, तो आप बहुत ज़्यादा ईगरनेस दिखा रहे हो, व्याकुल हो। लेकिन डेस्परेट का मतलब निराशा भी होता है, तो ये देख लेना कि यहाँ डेस्परेट मतलब निराशा है कि व्याकुलता है। तो इसीलिए वर्ड्स के सारे मीनिंग जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब गंभीर भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। अब अगर सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या मीनिंग रख रहा है। जैसे मैं कहूँगा रोहित्स मदर इज इल, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बच्चों। जैसे मान लो मैंने कहा रोहित्स मदर इज इल, रोहित्स मदर इज इल, हर कंडीशन इज क्रिटिकल। तो यहां पर क्या होगा, रोहित्स मदर इज इल, हर कंडीशन इज क्रिटिकल। इस क्रिटिकल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण तो नहीं होगा, गंभीर हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बोलेंगे
इट इज क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज, इट इज क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज। मान लीजिए मैंने लिखा इट इज क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज। तो इट इज क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज मतलब क्या होगा कि ये सीरियस है, गंभीर है, कि ये महत्वपूर्ण है कि हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से वर्ड के सारे मीनिंग जानने की कोशिश करना चाहिए। क्लियर है? और लास्ट वो तरीका जिससे मैं आपको वर्ड्स क्लास में सिखाऊंगा, ये सब भी सिखाऊंगा, और लास्ट निमोनिक्स, जैसे आपको वर्ड याद करना बहुत आसान हो जाए। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, वर्ड्स के सारे मीनिंग को जानना है। ठीक है, अब निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स होता है एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन, मतलब वर्ड्स को याद करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स, कि शब्दों को हमें एसोसिएट करना और विजुअलाइज करना। जैसे यहाँ सोनू सूद देख रहे हैं, तो सोनू सूद याद होगा तो माइग्रेंट्स की हेल्प कर रहा था घर लौटने में। तो यहाँ सोनू सूद जो था वो क्या था? बेनिफिशिएंट एक्टर है, मतलब लोगों की मदद करने वाला एक्टर है। तो यहाँ बेनिफिशिएंट वर्ड हमें आसानी से याद हो जाएगा अगर हम इसको किससे रिलेट करें? सोनू सूद। अब देखिए, आप तो ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इमेज बनाओगे कि पढ़ोगे, तो मेरे से बस पढ़ते चलो, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इमेज का यूज करके पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो जिससे वर्ड को आसानी से याद हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे जो खाता है ज्यादा चिकन मटन, जैसे यहाँ चिकन मटन की फोटो बनी हुई है, जो खाता है ज्यादा चिकन मटन वो होता है क्या? ग्लटन। यानी अब ग्लटन मतलब क्या होता है? पेटू, बुक्खड़, एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर। तो याद कैसे कर लिया? ये देखो मोटा एक व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा चिकन मटन खाता है, तो क्या है? ग्लटन है। तो इस तरीके से निमोनिक्स को मैं आपको निमोनिक्स से वर्ड को सिखाऊंगा जिससे वर्ड आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। उसके बाद वर्ड को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करो। जैसे मान लो कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, उसको तुम गॉर्जियस कहते हो, ब्यूटीफुल कहते हो, ऑसम कहते हो कि बहुत ऑसम लग रही हो, लेकिन कुछ और नया ट्राई करो जिससे क्या है उस लड़की को भी अलग लगे और आपको भी वर्ड्स याद हो जाए। जैसे इवन रोजेस आर गेटिंग कैविटस, इवन रोजेस आर गेटिंग कैविटस ऑफ योर पल्चिट्यूड, ऑफ योर पल्चिट्यूड। कैविटस मतलब होता है डिजायरस, ईर्ष्या होना। तो रोजेस भी क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं? पल्चिट्यूड, पल्चिट्यूड यानी तुम्हारी खूबसूरती से। तो कैविटस मतलब जेलस, पल्चिट्यूड यानी ब्यूटी। तो कैसे आपने देखा रियल लाइफ में जो भी स्टेटस डाल रहे हो, कमेंट डाल रहे हो, वो ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे वर्ड्स आसानी से याद हो जाए। अब ये लड़की कहेगी कहीं बाहर से आया है, अंग्रेज मालूम पड़ता है, जस्ट जोकिंग। अब देखो तो सर हम कैसे कर पाएंगे सर, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, बस गूगल बाबा में जाकर जब भी कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको सरल भाषा में लिखने के बजाय उसमें हमें सिनोनिम्स देखने हैं कि कौन सा टफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम उस जगह पे। खैर ये मैं तुम्हें हेल्प करूंगा जब मैं एग्जांपल्स तुम्हें बताऊंगा, तो टफ वर्ड्स के एग्जांपल्स बताऊंगा जो तुम यूज़ कर पाओगे अपने रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आई हेट यू। ज़्यादातर लोग कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू। तुम कुछ अलग ट्राई करो, तुम बोलो आई एबॉर यू, आई लोथ यू। क्या बोलो? आई एबॉर यू, आई लोथ यू। जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबॉर मतलब नफरत करे, तो यहाँ पर एबॉर यूज करो, लोथ यूज करो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होगा, वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और तुम्हारी नफरत भी सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये आसान तरीका होगा शब्दों को याद करने का। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐड करो। हमेशा एक सेपरेट कॉपी या डायरी बनाओ, जहां से वर्ड्स मिले वहां से लिख लो। रैंचो कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो, जहां से नॉलेज मिले वहां से लपेट लो। हमेशा बच्चे को सेल्फिश होना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार ये मेरे फेवरेट हैं, वो फेवरेट है, नहीं। जहां से ज्ञान मिले वहां से लपेटते चलो।
अब कहाँ से स्टार्ट करें? एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो द हिंदू का। उसमें से क्या है, वर्ड्स लिखो, नोट डाउन करो। पका पकाया मत, कहीं ढूंढे सर्च किया और वहां करना शुरू कर दिया, नहीं। रोटी जब तक खुद बेलना नहीं सीखोगे, रोटी बनाना नहीं आएगा। तो वर्ड्स में क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल पढ़ो, नोट डाउन करो उनमें से वर्ड्स, वोकेबलरी के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर पेपर के, वोकैब क्विज दो, फिलर्स सॉल्व करो, फ्रेजल वर्ब करो, क्लोज टेस्ट करो। इन किताबों को खरीद सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी, लूसेंट, प्रोबेबल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, प्रिपेयर मतलब प्लेन टू पैरामाउंट या एसपी बख्शी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब लेकिन किताबों का ढेर नहीं लगाना है, कोई भी एक किताब करनी है। ये सब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो प्रैक्टिस की क्लासेस होंगी जिसमें प्रीवियस ईयर होगा, उसमें मैं तुम्हें फिलर्स, फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट ये सब करवाऊंगा। बैंकिंग के लिए अलग अलग साइट्स पे क्विजेस दो, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या मिथ है, वोकेबलरी पढ़ने की जरूरत नहीं एसएससी सीजीएल के लिए। भैया ये सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा। 70 नंबर की तो वोकेबलरी है, अगर 70 मार्क की ग्रामर है तो 70 मार्क्स की वोकेबलरी भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगिंग ऑफ वोकेबलरी इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर बैंक और एसएससी। नहीं, रटना नहीं है, वर्ड यूजेज करके भी चीज होती है, शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है वोकैब रिलेटेड टू पैसेज, तो शब्दों का इस्तेमाल देखो। डिक्शनरी रटने से कुछ नहीं होगा, तो ये गलतियां या ये भ्रम नहीं रखने हैं वोकैबलरी को लेकर। नेक्स्ट, अब बच्चों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पैरोनिम्स, वर्ड यूजेज, फिलर्स और स्पेलिंग मिस्टेक। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बच्चों, किसमें, जब बात करेंगे वोकैबुलरी पोर्शन। क्या होते हैं ये टॉपिक्स, ये आपको समझ में आ जाएंगे डिटेल में जब मैं इनको पढ़ाऊंगा क्लास में, आपको कोई दिक्कत नहीं चलेगी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे तैयारी रहेगी। अब क्या है, देखो रीडिंग में पहले तो इंटरेस्ट बिल्ड करना जरूरी, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम्हें रीडिंग करना ही अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, तो तुम्हें कोई रीडिंग इंप्रूव नहीं करा पाएगा तुम्हारी। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो पढ़ो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। कि जैसे तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स पढ़ना शुरू करो, या तुम्हें रिलीजियस टेक्स्ट पसंद है, रिलीजन पढ़ना शुरू करो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो। तो पहला चीज़ है इंटरेस्ट क्रिएट करो कि जो तुम्हें, जिसमें मज़ा आता है। अब तुम्हारी रीडिंग लेवल क्या है, जैसे तुम द हिंदू लेने बैठ गए लेकिन तुम्हें द हिंदू समझ ही नहीं आता है, तो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करो। पहले इजी से स्टार्ट करो और इसको कम से कम 15 से 30 दिन करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे द हिंदू की तरफ मूव फॉरवर्ड करो, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हारी द हिंदू ही नैया पार लगाएगा। लेकिन द हिंदू पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें पैसेज और क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा नैया पार होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में। अब एडिटोरियल को पढ़ने का तरीका क्या हो, जैसे मान लो ये एक एडिटोरियल गिवन है, तो अब क्या होता है, ज्यादातर हम लोग अटकते बहुत ज्यादा है, जैसे अप्रोचिंग का मतलब नहीं पता, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे आपको शायद पता हो इसका, माइलस्टोन का मतलब नहीं पता। अब हम क्या होगा, जगह जगह पे अटकेंगे, तो हमें क्या करना है, एडिटोरियल को पढ़ते वक्त पहले एक पेन या पेंसिल ले लेना है, और जो भी वर्ड हमें नहीं पता है उसको हमें क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, सर्कल कर लेना है। तो जैसे वैसे तो ये इजी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टफ वर्ड्स जैसे मान लो आ जाए तो उनको अंडरलाइन कर लिए, सर्कल कर लिए, फिर क्या किए, कॉपी में नोट कर लिया, फिर क्या कर लिया, उनके लिए मीनिंग ढूंढ लिया, और फिर क्या है, मीनिंग
सिनोनिम, एंटोनिम, और फिर इसको रीड करना शुरू किया, बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? अब क्या होगा, तुम्हें एक एक वर्ड के लिए डिक्शनरी में नहीं जाना पड़ेगा। आई फिक्सेशन पॉइंट की दिक्कत नहीं जाएगी, हर जगह आई फिक्स हो जा रही है, रुक जा रहे हो, ये नहीं होगा। तुम्हारी रीडिंग फराटेदार होगी, फ्लुएंट होगी। अब एक डाउट आएगा, सर सबके साथ ऐसे करेंगे, मतलब जो भी पढ़े वो ऐसे पढ़ना है? नहीं, केवल एडिटोरियल को इस तरीके से पढ़ना है बच्चा, केवल एडिटोरियल को, समझ रहे हो? अब अगर तुम्हारी रीडिंग अच्छी है, तुम्हारी रीडिंग एवरेज रीडिंग है, तो तुम इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो। क्या? कि तुम पहले क्या करो, रीड कर लो पूरा, उसके बाद क्या करो, वर्ड्स निकालो, कॉपी में लिखो, मीनिंग निकालो, सिनोनिम एंटोनिम लिखो, और फिर रीड करो। अब कहोगे मेरी रीडिंग तो अच्छी है सर, आपने स्टेप मेरे लिए तो बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए कि जब पहली बार रीड करोगे तो 40 से 50% समझ में आ जाएगा, फिर जब वर्ड्स नोट करोगे तो 20-30% और क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर जब पढ़ोगे तो टोटली 100% तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये सबके साथ नहीं करना है रीडिंग करते हैं, केवल एडिटोरियल को पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? तो मैं एडिटोरियल भी कराऊंगा तुम लोग का, हफ्ते में एक क्लास एडिटोरियल पे भी रहेगी, जहां पर वोकैब की प्रैक्टिस और एडिटोरियल कराया जाएगा। ठीक है? आरसी प्रैक्टिस करो डेली, एक आरसी सॉल्व करो, इससे क्या होगा, बहुत हेल्प होगा। पैराग्राफ फिलर्स, पैराजम्बल, ये सब आपको बेटा सॉल्व करना चाहिए, इंप्रूव करना है अगर आपको इंग्लिश में। स्पेशल टाइम निकालो रीड करने के लिए, फन के लिए पढ़ो रीडिंग, है ना? ऐसा कुछ नहीं कि रीडिंग केवल स्पीकिंग ट्री करके आता है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ नहीं अच्छा लग रहा है रीडिंग में, तो स्पीकिंग ट्री से स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट बच्चों मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहता है इंग्लिश का बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, और फिर बताऊंगा आपको मैं एसएससी का सिलेबस, और फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। देखो, प्री में बैंक के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 2 पैसेज आते हैं 15 से 20 नंबर के, क्लोज टेस्ट 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है प्री में, और 5 नंबर का आता है किसमें, मेंस में आता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आते हैं बेटा प्री में, अगर फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो क्लोज टेस्ट नहीं देगा, क्लोज टेस्ट देगा तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, दोनों नहीं आते, या कभी कभार नहीं भी पूछे जाते। मेंस में 3 से 5 नंबर के आते हैं, एरर 5 नंबर के आते हैं, मेंस में 3 से 5 नंबर के हो सकते हैं। वर्ड यूजेज 5 से 10 नंबर का आता है, 5 से 10 नंबर का मेंस में हो सकता है। पैराजम्बल 5 नंबर के आते हैं, मेंस में 5 से 10 का रह सकता है। जिसमें 0-0 लिखा है तो फिर उस जगह क्या वर्ड यूजेज पूछ लेगा, पैराजम्बल पूछ लेगा। पैराग्राफ फिलर्स 5 नंबर के आते हैं, मेंस में 3 से 5 नंबर के रहते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन जो नया पैटर्न है 5 नंबर के पूछ लेता है, मैच द कॉलम पूछ लेता है, मोर देन 1 एरर वाला पूछ लेता है, और 5 से 10 नंबर का मेंस में पूछ लेता है। तो इस तरीके से ये पेपर का पैटर्न रहता है। जो 30 क्वेश्चंस प्री में आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे आधारित रहेंगे। मेंस में मान लो जो 40 क्वेश्चंस है, कई बार 40 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 50 होते हैं, ये चेंजेस होते रहते हैं। तो IBPS की वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए इन चेंजेस को जानने के लिए। पीओ में 2 चीज़ें आती हैं हमारी, लेटर और एस्से। SSC में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, टायर 3 में आता है। खैर हिंदी में भी SSC में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं केवल SSC में। बैंक में तो इंग्लिश में निबंध और खत यानी लेटर और एस्से। अब आते हैं SSC के सिलेबस के ऊपर। टायर 1 में क्या आता है, टायर 2 में क्या आता है, और टायर 3 तो मैंने आपको बच्चों बता ही दिया। टायर 1 में हमारा आता है बच्चों टायर 1 में सिनोनिम एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी पोर्शन की पहले बात कर रहा हूँ, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट। यानी
लगभग 7 से 8 नंबर का वोकेबलरी सेक्शन रहता है। 7 से 8 भी नहीं कह सकते हो, कभी कभार 10 तक पहुंच जाता है। ग्रामर लगभग रहता है 7 नंबर का रहता है, और 8 नंबर का रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में एरर, फिल इन द ब्लैंक्स के आर या इज फिल करना है, टेंस के ऊपर, फ्रेज इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस एक क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन, 2 से 3 फ्रेज इंप्रूवमेंट, फिलर्स 2 से 3 सेंटेंस करेक्शन। तो 7 नंबर का लगभग पूछा जाता है। 8 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैरा जंबल, लगभग ये पूछता है 8 नंबर का। तो ये होता है मोर और लेस का, वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस रहता है प्री में, ग्रामर पे 7 से 8 नंबर और 7 से 8 नंबर इस पे। ठीक, मेंस की बात करें 15 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स, 10 फिलर्स पे, 10 क्लोज टेस्ट पे या 20 भी हो सकता है, 4 से 5 स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेजेस 5 से 10, वन वर्ड 5 से 10, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 से 10, यानी लगभग 60 से 70 क्वेश्चन वोकेबलरी पे बेस्ड रहते हैं। उतने ही ग्रामर पे भी रहते हैं 70 क्वेश्चन, 20 नंबर का वॉइस, 20 का नरेशन, कभी कभार 10 का पूछ लेता है, 10 नंबर का फ्रेज इंप्रूवमेंट, कभी कभार 5 का आता है। ये टॉपिक्स क्या होंगे मैं आपको क्लास में बच्चों पढ़ाऊंगा, तो चिंता ना करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। 10 नंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नंबर स्पॉट द एरर्स, तो 60-70 इस पे आता है। 60 नंबर की आती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 60 से 70 की, 70-70 60 हो सकता है, यानी 70-70 और 60, या 60-70-70, या 70-60 और 70, ऐसे हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25 से 30, पैरा जंबल 10 से 15 क्वेश्चंस, और जंबल्ड सेंटेंस 5 से 10। तो ये तरीका होता है 25 नंबर का प्री में, 200 नंबर का किसमें, मेंस में। यही टॉपिक हमें करने। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमें पढ़ना है, और हम लोग जो है रेगुलर क्लासेस हम लोग को कितना इंग्लिश में करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी है चाहे बैंक है, आज खेल इंग्लिश और मैथ्स का ही है। और अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, मन लगा के, जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। बाकी किस्मत नाम करके भी एक चीज़ होती है, लेकिन वैसे आपका बहुत चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव का अच्छा मैंने बता दिया, नहीं बताया, अच्छा एसएससी के हिसाब से 100 नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा एसएससी में। जिसमें एक एस्से और एक लेटर रहेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट मार्क्स जो ऑब्टेन होते हैं मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या नेक्स्ट क्लास जो मेरी रहेगी लाइव में आप उसमें पूछिएगा, मैं आपको और हेल्प करूँगा। और कुछ आप जानकारी लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।